मैंने मार्केट से कोई चीज़ परचेज़ की है और सेलर ने मुझे ये कहा है कि ये अमाउंट आपने पे करनी है और जितने भी टैक्सेस हैं वो आपने खुद जमा करवाने हैं। मैंने कोई टैक्स पे नहीं करना। इस सिचुएशन से हम कैसे बच सकते हैं? कैसे हम अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं? किस तरीके से टैक्स को बचा सकते हैं? क्या कोई लॉ के अंदर कोई हमें इस तरह का पॉइंट मिलता है कि हम उसको यूज़ करते हुए ये टैक्स बचा सकें? आज के इस टॉपिक में हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आज का हमारा टॉपिक है प्रैक्टिकली, हमेशा की तरह मैंने ये कोशिश की है कि जो प्रैक्टिकल सिनेरियो है वो हम डिस्कस करें। थ्योरेटिकल चीज़ों से निकल के हम ये देखें कि ऑपरेशनली बिजनेस के अंदर या मार्केट में या इंडस्ट्री में जो इश्यूज आते हैं, हमेशा की तरह मेरी कोशिश होती है कि आपसे वो डिस्कस किए जाएं ताकि उसको यूज़ करते हुए हम विद इन बाउंड्री ऑफ लॉ जो टैक्स की है मैक्सिमम सेविंग कर सकें। आम तौर पर होता ही है कि कई जगह पे हमें इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो टैक्सेस है वो हम नहीं बचा सकते, हम मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हम ये क्या समझते हैं कि शायद ये टैक्स है, ये जमा करवाना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसको किसी तरीके से समझ लें और किसी कोई पॉइंट हमें अवेलेबल हो और कोई ऐसी चीज़ हमें पता हो कि ये कानून में ये लिखा हुआ है और इसको यूज़ करते हुए इस तरीके से मैनेज करते हुए हम कोई चीज़ को, टैक्स को बचा सकते हैं किसी ट्रांजैक्शन पे, तो हमें बिल्कुल यूज़ करना चाहिए क्योंकि हर ट्रांजैक्शन के ऊपर तो हम टैक्स दे रहे हैं। तो जहाँ पे बचत हो सकती है हमें करनी चाहिए। तो आज हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक छोटी सी देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने मार्केट से एक कोई लैपटॉप परचेज किए हैं लेट से, और उनकी वैल्यू है 1,50,000 रुपया। ये दो लैपटॉप है और पर लैपटॉप आप कह लें कि इनकी वैल्यू है 75,000। अब जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप किसी से भी अगर डील करते हैं तो आगे से आपको ये कहा जाता है कि जी मैंने आपसे 1,50,000 रुपया लेना है, जो हमारा एग्रीड है। जितने भी टैक्सेस है ना वो मैं नहीं जमा कराऊंगा, वो आपने खुद जमा करवाने हैं। तो हम इस पे सेल टैक्स को अभी ज्यूम करते हैं कि सेल टैक्स नहीं है, आप विद होल्डिंग एजेंट नहीं है, मतलब सेल टैक्स विद नहीं करना। विद होल्डिंग एजेंट का हमने कल लेक्चर देखा है, उसको आप देख लीजिएगा। तो आपने इनकम टैक्स डिडक्ट करना है और इनकम टैक्स कितना है, लेट से ये बंदा फाइलर है और इसका इनकम टैक्स बनता है 4.5%, और जो वैल्यू इसकी बनती है ना वो बनती है 6,750। अब ये बंदा ये आपको कहता है कि भाई ये जो मैंने आपसे 1,50,000 देना है ये अमाउंट आप खुद जमा करवाएं। तो इनडायरेक्टली आपके लिए कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1,66,750, क्योंकि आपने अपने अगर पॉकेट से जमा करवाना है, कैश फ्लो से जमा करवा 1,56,750, आपने अगर अपने कैश फ्लो से जमा करवाना है, आप पॉकेट से जमा करवाना है, तो जाहिर बात है ये आपके लिए कॉस्ट होगी। अब ये कॉस्ट क्यों होगी कि जब हम एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं सेल, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल है, फिर जीपी है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सपेंसेस। अब ये लैपटॉप कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक या बिजनेस की पॉलिसी के मुताबिक या तो एक्सपेंस होता है या ये एसेट बुक होगा, फिर यानी कि आप इसको एसेट बुक करेंगे। तो अगर आप एक्सपेंस रिपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपेंस, और ये एक्सपेंस प्रॉफिट से माइनस होगा और कम प्रॉफिट के ऊपर आप कम टैक्स देंगे। तो यहाँ पे आपको 44(4) का नोटिस या किसी भी तरीके से एफबीआर की तरफ से इंटीमेशन आ सकती है कि भाई इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आपने जो टैक्स विदहल्ड किया ना वो दिखाएं कहाँ पे है। तो अगर आपने विदहल्ड नहीं किया होगा तो जारी बात है ये प्रॉफिट में से जो चीज़ माइनस हुई हुई है वो उसको दोबारा एड बैक करेंगे और उसके ऊपर जो टैक्स है अप्लाई करके आपसे जो रिकवरी है टैक्स की कर लेंगे, जो कि 4.5% से हो सकता है इससे ज़्यादा हो। तो इसलिए हमें हर ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स विदहल्ड करना है सेक्शन 153 के मुताबिक। अब क्वेश्चन ये है कि मैं ये सेव कैसे कर सकता हूँ, ये सवाल है। देखें, एक तरफ तो 153 ने ये कहा है कि अगर कोई बंदा फाइलर है, नॉन फाइलर है, कंपनी के मुताबिक, स्टेटस के मुताबिक देख के आपने टैक्स को विदहल्ड करना है। जो स्टूडेंट प्रॉपर क्लासेस लेते हैं बड़ी डिटेल में 153 का पूरा एक लेक्चर 1 घंटे का हमने देखा है। उसमें हमने ये देखा था कि अगर ये बंदा फाइलर है, नॉन फाइलर है, तो क्या रेट है, जो चीज़ें ले रहे हैं, एफएमसीजी है, सब्सिडी है, क्या रेट है, उस पर अभी हम नहीं जा रहे। हम ये कहते हैं कि ये जो चीज़ें इन्होंने परचेज की हैं इसके ऊपर 4.5% टैक्स था जो कि 6,750 था। अब इसको कैसे बचाना है। साथ ही 153 ने यह कह दिया है, जो कि उसकी एग्जम्पशंस हैं, उसमें उसने ये कह दिया है कि अगर आप एक सिंगल वेंडर से पूरे साल में यानी कि जुलाई से जून तक का जो टैक्स ईयर है और जो वेंडर है वो एक ही है, नंबर ऑफ वन, यानी कि एक वेंडर है, सिंगल वेंडर है, और पूरे साल में 75,000 तक या इससे कम कम की ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। मतलब ये है कि उसने हमें पैटी एक्सपेंसेस के लिए एक लिमिट दे दी है। तो अब आप ये चाहते हैं कि मैंने टैक्स सेव करना है, तो हम कैसे बचा सकते हैं। आप ये जो लैपटॉप वाला है इसी से ही डिस्कस करें, क्योंकि आमतौर पर मार्केट में ये होता है कि जो एक किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन आप करें तो उनके पास 2-3 डिफरेंट तरह के बिल बुक्स होती हैं। तो आप उनसे डिस्कस करें कि ये जो इनवाइस है ये मुझे 75,000 की एक कर दे, यानी कि एक लैपटॉप की, और 75,000 की एक कर दे। लेकिन
जो वेंडर है वो डिफरेंट होने चाहिए, मतलब होगा यही बंदा, लेकिन वो आपको क्या करेगा, वेंडर 1 की एक इनवाइस दे देगा, वेंडर 2 की एक इनवाइस दे देगा, और ये पॉसिबल है। देखें ये प्रैक्टिकल मार्केट में ऐसे होता है, ये नहीं कि ये नहीं ऐसे आपके जेहन में आए कि ये पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप मैनेज कर रहे हैं इसी तरीके से ये बंदा भी मैनेज कर रहा है लैपटॉप वाला, तो उसके लिए भी ईजी है, उसके लिए बेनिफिट है। कभी हम सिचुएशन देखेंगे कि जो सेलर है उसके लिए क्या बेनिफिट है, अभी हम सिर्फ बायर के लिए देख रहे हैं, जो चीजें बाय कर रहा है उसके लिए क्या बेनिफिट है। तो वो वेंडर 1 और वेंडर 2 की जब इनवाइस देगा तो 75,000 की एक इनवाइस आएगी, 75,000 की एक इनवाइस आ जाएगी। तो जब आपके पास इनवाइस आएगी तो रूल के मुताबिक 75,000 तक या इससे कम की इनवाइस होगी तो उस पर आप टैक्स जो है विदड्रॉ नहीं करेंगे। याद रखें ये पूरे साल की अमाउंट है, ये पर ट्रांजैक्शन अमाउंट नहीं है। तो इस तरीके से जब भी आप बाइंग करें तो आप कोशिश किया करें कि अगर आप अपनी पॉकेट से टैक्स को जमा करवा रहे हैं तो पूरे साल में अगर आपकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा हैं और आप थोड़ी सी एफर्ट करके देखें, ये मैनेज करने वाली बात है कि अगर आप इजी देखेंगे कि भाई मैं कहां से मैनेज करूं तो फिर आपको ये टैक्स भी जमा करवाना पड़ेगा। तो जहां पे आप कुछ एफर्ट करेंगे सेविंग भी होगी, तो आप इस तरीके से मैनेज करें, आपकी सेविंग होगी। पूरे साल में अगर ट्रांजैक्शन ज्यादा है किसी भी फॉर्म में, कोई लैपटॉप बाय कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस के लिए आप चीज परचेज कर रहे हैं, तो आपके जेहन में ये लिमिट होनी चाहिए। अगर आप मैक्सिमम मैनेज कर सकते हैं, एटलीस्ट जो छोटी ट्रांजैक्शन है, बड़ी ट्रांजैक्शन में ऑब्वियसली मैनेज नहीं हो सकता, जहां पे आप कोई बड़ी अमाउंट पर कोई बड़ी चीज की बाइंग करते हैं, लेकिन छोटी अमाउंट पे तो ये आप इस ट्रांजैक्शन के ऊपर आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। छोटे बिजनेस हैं जिनको 44 का नोटिस आता है, विद होल्डिंग का आता है, तो वो इजीली इसको यूज कर सकते हैं। तो जब आपकी अमाउंट ही विद इन लॉ लेस देन विद इन लॉ होगी और हर वेंडर की आपके पास वैल्यू होगी, ट्रांजैक्शन होगी, तो आपके लिए कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो ये आप इस तरीके से एक बड़ी टैक्स की जो सेविंग है वो कर सकते हैं। तो इस रूल को आप इंप्लीमेंट करें, मैनेज करें, और 153 और लॉ के मुताबिक है ये, और इसको यूज़ करते हुए आप काफ़ी बड़ी अमाउंट की काफ़ी बड़ी जो सेविंग है कैश फ्लो की वो कर सकते हैं, अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बेसिकली वही चीज़ें हैं कि हमें पता हो तो हम उनको अप्लाई करते हैं, अगर सम टाइम हमें पता भी हो तो हम अप्लाई नहीं करते। तो मैनेज करना है, आपने एफर्ट करनी है, और इंशाल्लाह जो टैक्स की है वो सेविंग आपके सामने जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप इस तरीके से कर सकते हैं। थोड़ी ज़्यादा करें या कम करें ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस हद तक जो ट्रांजेक्शन है उसको मैनेज करते हैं। बहरहाल कानून के मुताबिक हम ये जो चीज़ें हैं वो सेव कर सकते हैं। इसी तरीके से सर्विस के ऊपर भी है कि अगर आप किसी से सर्विस लें तो 30,000 तक या इससे कम की जो वैल्यू है वो एक सिंगल वेंडर की है। जैसे आपने कोई पेंट सर्विसेज ले ली है, कोई एसी क्लीनिंग करवा ली है, कोई भी डिफरेंट सर्विसेज ली है, तो उस पर भी टैक्स है। तो आपने अगर टैक्स सेव करना है, देखिए जब आपको बायर सेलर ये कहे कि आप विदहेल्ड कर लें फिर तो मसला नहीं है, लेकिन अगर सेलर एग्रीड ना करे तो फिर अगर आपने पॉकेट से जमा करवाना है तो फिर आपको इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा अगर आपने कैश फ्लोज को मेंटेन करना है, सेव करना है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।